अब हम शुरू करेंगे एसए 315। ठीक है, ये वाला फॉर्मेट कोई यूज़ नहीं करता यूट्यूब पे कि आपको मतलब यूजुअली सारी रिवीजन वीडियोस ऐसे होती हैं, जैसे मैंने पहला लेक्चर लिया था रिवीजन वाला कि टीचर बोलता जाता है और हम पढ़ते जाते हैं। इसलिए हम अपनी वीडियोस में ये वाला फॉर्मेट रखेंगे कि मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आप लोग भी सोचेंगे उस सवाल का जवाब, ताकि आपको पता चले कि मेरे को ये टॉपिक आता है या नहीं आता है। ठीक है, और मार्क करते जाएंगे साथ साथ, वरना बाद में सब भूल जाते हैं। ऐसे 315 बोले तो आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। हम रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करेंगे एंटिटी को समझ के। रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट कितने लेवल्स पे एग्जिस्ट करता है? दो लेवल पे। कौन से? एट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल एंड एट द असर्शन लेवल। ठीक है, नीचे इस टॉपिक में लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, डब्बे वाले टॉपिक में। द ऑडिटर शैल कैसे कैसे आइडेंटिफाई असेस करेगा? आइडेंटिफाई करेगा रिस्क को, रेलिवेंट कंट्रोल्स को समझेगा कि कौन सी ट्रांजैक्शन अकाउंट बैलेंस और डिस्क्लोजर को अफेक्ट कर रहे हैं, फिर असेस करेगा आइडेंटिफाई रिस्क को कि क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल पे या वो असर्शन लेवल पे है, फिर वो देखेगा कि कौन सी असर्शन से रिलेट करते हैं, एंड लास्ट में कितना चांसेस है मिस स्टेटमेंट होने का। एक छोटा सा एग्जांपल मैंने नीचे दे रखा है, जैसे कि आपकी एंटिटी ने नया सॉफ्टवेयर लगवाया और प्रॉपर ट्रेनिंग अभी तक हुई नहीं है लोगों की, तो क्या रिस्क है? ये ऑडिटर ने आइडेंटिफाई कर लिया रिस्क कि सॉफ्टवेयर नया है और प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं है, लैक ऑफ प्रॉपर ट्रेनिंग है। ठीक है, अब असेस करेगा इस रिस्क को कि इसकी वजह से कहाँ कहाँ दिक्कतें आ सकती हैं, पीएनएल में, रेवेन्यू रिकॉग्निशन में और बैलेंस शीट में, डेटर्स में, यहाँ दिक्कतें आएंगी। कौन सी असर्शन को इफेक्ट करेगा? कंप्लीटनेस एंड एक्यूरेसी। एंड क्योंकि ट्रांजैक्शंस बहुत ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ मिस स्टेटमेंट्स हाई हैं, तो ये चीज़ मटीरियल कंसीडर हो सकती है। ठीक है, लाइकलीहुड ऑफ मिस स्टेटमेंट्स इज हाई, तो वो मटीरियल हो सकता है। फिर है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। ये तो आपको अच्छे से आता होगा, बताइए कैसे याद करेंगे रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स को? बोल के सवाल पूछेगा विच इज इंक्वायरी, देखेगा विच इज ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, एंड एनालाइज करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को विच इज एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ठीक है, तीन चीजें आती हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स के अंदर। रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स क्यों लगाते हैं हम? ये चेक करने के लिए किस एरिया में ज्यादा रिस्क है, ये चेक करने के लिए कि किस एरिया में ज्यादा रिस्क है। टू ऑब्टेन एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, बोल के समझेगा, देख के समझेगा प्रोसेस को, और आइडेंटिफाई और असेस करेगा कि कहां कहां रिस्क हो सकता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। सही है, आ जाओ नीचे आ जाओ। तीन चीजें, इंक्वायरी, ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, एनालिटिकल प्रोसीजर्स। इंक्वायरी में क्या क्या चीजें आती हैं? अगले पेज पे कहानी सुनाई थी मैंने आपको, आई एम वाली। आओ एक बार इस कहानी को फिर से रिपीट करते हैं और इस डायग्राम में लिखोगे जब मैं बोलूंगा। कहानी में क्या था? ऑडिटर साहब गए एकदम बन ठन के नई जगह ऑडिट करने, नीचे से गुजर रहे थे कि चाय की टपरी पे सेल्समैन खड़ा था, कह रहा सुन भाई एमबीए करनी है क्या? सीएबीए में कुछ नहीं रखा, कर ली तो क्या हुआ, एमबीए भी कर ले। कह रहा नहीं करनी। अरे भाई लोन दिला देंगे तेरे को, जब मन करे जब ईएमआई दे दियो, और प्लेसमेंट की भी गारंटी, बढ़िया, जॉब नहीं लगी तो पैसे वापस, है ना। फिर ऑडिटर चुपचाप चला गया, जा रहा था तो उसने फिर से पीछे से आवाज लगाई, क्या कह रहा था कि सुन ले भाई बढ़िया स्कीम है, इतने सेल कर दिया तेरे भाई ने, सिस्टम हैंग कर दिया पूरा। ऑडिटर उसकी बात सुन के चला गया। अब यहां से हमें क्या क्या चीजें पता चली, आओ एक बार डायग्राम पे आओ। पहली बात उसने बोली कि IIM MBA कराएंगे, कर लो, जॉब नहीं लगी तो पैसे वापस, लोन भी मिल जाएगा, अपनी मर्जी से EMI दे देना। व्हाट इज दिस? प्रोडक्ट ऑफ फाइनेंस का। इससे ऑडिटर को क्या पता चलेगा कि भाई किस एरिया में रिस्क हो सकता है, किन से बात करेगा वो? अकाउंट्स डिपार्टमेंट में एम्प्लॉइज हु आर इन्वॉल्व्ड इन इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग एंड रिकॉर्डिंग दी कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। क्योंकि यहां पर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई। क्या क्या कॉम्प्लेक्सिटी आई? पहली कॉम्प्लेक्सिटी तो ये आई कि भाई रेवेन्यू रिकॉर्ड कब करेंगे, क्योंकि पैसे वापस भी हो सकते हैं अगर जॉब नहीं लगी तो। दूसरी कि भाई EMI ले रहा है तो EMI का अमाउंट और कोर्स का अमाउंट अलग अलग कर रहा है क्या नहीं कर रहा। फ्लेक्सिबल EMI कभी मर्जी दे दो, तो कितना अमाउंट किस तरह से अलग अलग कर रहा है, यहाँ पर कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन इन्वॉल्व है, तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। लिख लो इसको जरा, मैंने तुम्हारे लिए जगह दे रखी है। इंक्वायरीज ऑफ एम्प्लॉइज इन्वॉल्व इन, सिर्फ इतना लिख लेना, इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस।
लिख लो मैडम, ये रहा ना। मैडम आती है सुबह सुबह एकदम मेकअप वेकअप करके, पेन भी नहीं लेके आती क्लास में जा रही है मैडम, पेन नहीं लेके आएंगे। पर इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग और रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजैक्शंस। अब मेरे पर मैसेज आएंगे, सर नोट्स कहाँ से मिलेंगे? अब नहीं मिलेंगे नोट्स, अब तुम ऐसे ही पढ़ लो हाँ, ये वाली PDF शेयर नहीं होंगी अब, या फिर पता नहीं मैंने करी भी हो तो देख लेना, टेलीग्राम चैनल पे देख लेना। और दूसरा क्या था? सिस्टम हैंग कर दिया, विच इज IT डिपार्टमेंट, वो भी लिख लो। इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, ये लिखना। इनसे इंक्वायरी करेगा ना कि भाई सिस्टम हैंग किया था कि नहीं किया था। उसने क्या बताया था जब उससे इंक्वायरी करी थी? कहानी में क्या बताया था उसने कि हाँ हो गया था, तो हमने बिना ज़्यादा टेस्टिंग करे हमने सिस्टम नया इम्प्लीमेंट कर दिया, तो वहां पर रिस्क आ गया। ठीक है, फिर उसने इतनी बातचीत करी, पहले बातचीत करी अकाउंट्स वाले से, उसने बताया कि हाँ सर हम तो ऐसे ही सारी EMI जो आती है सेल्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं, तो उसको पता चला कि यहाँ पर रिस्क है। IT वाले से बात करी, उसको पता चला कि हाँ भाई सॉफ्टवेयर चेंज हुआ है तो रिस्क आ सकता है डेटा में, उसको डेटा ज़्यादा अच्छे से चेक करना पड़ेगा। इतने में उसने कहा कि चलो अब तो लंच ब्रेक हो गया, बहुत काम कर लिया, अब नीचे जाएंगे। नीचे उसको कौन मिला था? लीगल डिपार्टमेंट वाला वकील जो सर पकड़ के बैठा था, तो ये उसके मजे लेने गया। उसने क्या बोला कि भाई सर क्यों पकड़ के बैठा है, सर क्यों पकड़ के बैठा है? कह रहा नहीं, हाँ जब ऑडिटर गया था तो उसने उसके सर पे टपली मारी थी। कह रहे भाई मत मार, इन्होंने मेरी पहले ही मार रखी है। क्या मार रखी है? सैलरी। क्यों नहीं दे रहे सैलरी? कि भाई हाँ हंस लो, तुम हंस लो। कह रहे हैं पहले कोर्ट केस जिताओ फिर सैलरी देंगे। कोर्ट केस में ये कह रहे हैं सर कि हमने IIM MBA थोड़ी लॉन्च करी है, हमने IIM का मतलब मुकुंद है, IIM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नहीं है, मुकुंद है। तो अब मैं ये अर्जी कैसे लगाऊं जज के सामने जाके? तो वो बेचारा सर पकड़ के बैठा था। उसने कहा कि चलो यहाँ पर भी रिस्क है। एक और जगह गया, सामने दूसरी जगह बंदा बैठा था। उसने कहा और बता और बता। कह रहा सारे मजे मेरे मतलब, वो देख सामने बैठा उसके लिए रिस्क मैनेजमेंट वाला है। तो रिस्क मैनेजमेंट वाले से उसने क्या बात करी थी? क्या रिस्क है, क्या रिस्क है? स्टार्टअप बंद हो गया। हाँ, कह रहा साहब एक ही तो स्टार्टअप से ने टाई अप किया था जिसके बेसिस पे क्या थे जॉब लगवाएंगे जॉब लगवाएंगे। वही स्टार्टअप के मालिक को कल ड्रग्स केस में पुलिस पकड़ के ले गई। अब कहाँ से जॉब लगवाएंगे ये? तो पैसे पैसे हाँ उसी की कचौड़ी खाई होगी उसने गांजे वाली। तो अब पैसे कहाँ से देंगे? पैसे वापस करने देंगे, पैसे भी नहीं है इनके पास, तो पैसे वापस करने की बात बोल रखी है इन्होंने। तो क्या पता धंधा ही बंद हो जाए कि IIM ने तो केस करी दी ऑलरेडी कि मेरे नाम से MBA कैसे बेच रहे हो। स्टूडेंट्स और केस कर देंगे कि जॉब भी नहीं लग रही है, पैसे भी नहीं दे रहे हैं। तो ये क्या है? ऑपरेशनल रिस्क। कहाँ से पता चला आपको? रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन से। तो रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन आपको क्या बताता है? ऑपरेशनल रिस्क एंटिटी के जो हैं ऑडिटर को ये पता चल सकता है। कैसे पता चला? इंक्वायरी से, बातचीत करने से। फिर उसने सबसे बात कर ली। पहले किससे बात करी? सेल्स वाले से। पूछा सेल्स में क्या क्या रिस्क हो सकता है। अकाउंट्स वाले से इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन। फिर किससे बात करी? IT वाले से कि भाई सिस्टम हैंग हो गया था क्या। फिर किससे बात करी? लीगल वाले से कि भाई हमारे यहाँ पे केस चल रहा है, IIM वालों ने केस कर दिया। फिर बात करी रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन से। उससे क्या पता चला? ऑपरेशनल रिस्क क्या क्या है। एंड फिर वो लास्ट में घूमते फिरते गया था इंटरनल ऑडिट फंक्शन के पास। उसने क्या बोला? कह रहा सर इंटरनल ऑडिट फंक्शन हूं मैंने इनको बताया कि आप अपने अकाउंट्स वालों से सेल क्यों करा रहे हो, उन्हीं के पास सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज खत्म हो गया, वही एंट्री डाल रहे हैं, वही सेल कर रहे हैं। तो इनने मेरे को कहा कि तुम भी सेल कर लो, क्या करोगे ऑडिट वॉडिट करके। तो इससे क्या पता चला मैनेजमेंट का एटीट्यूड कैसा है रिस्क को लेके। सही है, 6 जनों से बात कर ली उसने। ये था इंक्वायरीज विद मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल। इन सब से हमारा पर्पस था रिस्क असेस करने का। रिस्क असेस हो गया, हर एक डिपार्टमेंट में तरह तरह का नाम याद हो गए, बढ़िया पढ़ लो इसको एक बारी। लो फटाफट मैं ही पढ़ाता हूँ। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड इंटरनल पर्सनल से उसने बात करी थी। उससे पता चला था कि भाई मैनेजमेंट का एटीट्यूड क्या है, किस तरह से रिस्पॉन्स करती है और एंटिटी में इंटरनल कंट्रोल की पोजीशन क्या है। सही है। इंक्वायरीज ऑफ एम्प्लॉय इनिशिएटिंग इन्वॉल्व इन इनिशिएटिंग, प्रोसेसिंग, रिकॉर्डिंग कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल ट्रांजेक्शन, ताकि वो देख सके कि भाई
जो सर्टेन अकाउंटिंग पॉलिसीज है उनका सिलेक्शन और एप्लीकेशन सही से हुआ है क्या नहीं हुआ है। फिर इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड इन हाउस लीगल काउंसिल, ताकि उसको पता चले कि भाई लो रेगुलेशन के साथ कंप्लायंस कर रहे हैं, कोई फ्रॉड या सस्पेक्टेड फ्रॉड है क्या। इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड मार्केटिंग और सेल्स पर्सनल, ताकि उसको पता चले कि भाई सेल का ट्रेंड क्या है, उसने कहा इतनी सेल करी इतनी सेल करी, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सेल ज्यादा दिखनी चाहिए, सही है। एंड नेक्स्ट इज इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड रिस्क मैनेजमेंट फंक्शन, जिससे पता चला कि ऑपरेशनल और रेगुलेटरी रिस्क क्या है। एंड इंक्वायरीज डायरेक्टेड टुवर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम पर्सनल, कि भाई सिस्टम हैंग कर दिया तो तुमने सिस्टम चेंज करे, कंट्रोल फेल हो गए थे, सही है, इजी। फिर है नेक्स्ट रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर में हमने इंक्वायरी पढ़ लिया। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स। आओ एक बारी एनालिटिकल प्रोसीजर्स को समझते हैं। एनालिटिकल प्रोसीजर्स क्या होते हैं? रिलेशन बनाना तरह तरह के, फाइनेंशियल का फाइनेंशियल डेटा से या फिर फाइनेंशियल का नॉन फाइनेंशियल डेटा से रिलेशनशिप्स निकालना, ताकि हमें पता चले कि भाई कहीं गड़बड़ तो नहीं है। किस किस तरह की रिलेशनशिप्स? जैसे कि रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स एंड स्क्वायर फुट ऑफ सेलिंग स्पेस, कि भाई सेल्स बढ़ रही है तो सेलिंग का स्पेस भी बढ़ना चाहिए। इससे सिर्फ रिस्क पता चलता है, मिस स्टेटमेंट है नहीं पता चलती। हो सकता है वो कागज की जगह ज्वेलरी बेचने लग गए हो तो बिना स्पेस बढ़ाए वो सेल्स बहुत ज्यादा कर सकते हैं, है ना, तो रिस्क पता चलता है। उसके बाद ऑडिटर इन्वेस्टिगेशन, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर ज्यादा लगाएगा, सही है। सिर्फ ये क्या करता है, एक ब्रॉड इनिशियल इंडिकेशन बताता है वेदर अ मिसस्टेटमेंट मे एग्जिस्ट, सही है। फिर मैंने कुछ कुछ एग्जांपल दे रखे हैं आपके लिए। एक लकिन कॉफी वाली मैंने आपको कहानी सुनाई थी, मैंने आपको बताया था कि सेल्स बढ़ रही है तो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बढ़ने चाहिए, ये भी एक रिलेशनशिप हो सकता है, सही है। एंड नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन, जहां पे मैडम ने बॉर्नविटा चुराया था, ऑडिटर ने ऑब्जर्व करा था, ठीक है, टैक्सी वाले ने कल्यूजन करा था, वो बंदा पेड़ में पानी डाल रहा था। ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन क्या होता है, ये देखता है ऑडिटर, जैसे मैडम ने बॉर्नविटा चुराया तो अब बॉर्नविटा की इन्वेंट्री कम हो गई एक्चुअल में, लेकिन बुक्स में तो उतनी ही है, ठीक है। कहानी पूरी नहीं सुनाऊंगा दोबारा कि मैडम ने कैसे चुराया था। ये ऑब्जर्वेशन इंस्पेक्शन से या तो इंक्वायरी सपोर्ट होती है, जैसे कि आप मैनेजमेंट के पास गए, आपने पूछा कि भैया आपने कोई कंट्रोल लगा रखे हैं, कह रहे हाँ सर, कोई भी एंट्री करता है सिक्योरिटी गार्ड चेक करता है, कोई भी बाहर जाता है सिक्योरिटी गार्ड बिल चेक करता है। आप ऑब्जर्व करने गए रिलायंस फ्रेश में तो आपने देखा हाँ भाई सिक्योरिटी गार्ड बिल चेक कर रहे हैं, तो इंक्वायरी को सपोर्ट कर लिया ऑब्जर्वेशन, ठीक है। सपोर्ट भी कर सकती है और डिफर भी कर सकती है। तरह तरह की चीज़ों की इंस्पेक्शन ऑब्जर्वेशन होती है, ऑपरेशंस की, डॉक्यूमेंट्स की, रिकॉर्ड्स की, रिपोर्ट्स जो भी मैनेजमेंट ने या TCWG ने बनाई है, और प्लांट या फिर प्रेमाइसिस की, एंटिटी की, सही है। एक बार ये पूरा पेज पढ़ लो, बहुत देर से मैं तुमको फटाफट बता रहा हूं, तो अब तुम 2 मिनट शांति से पढ़ लो। ये हैं ऑडिट के मोस्ट डिफिकल्ट टॉपिक्स। लग रहे हैं तुम्हें डिफिकल्ट? हाँ बेटा एक बारी, हाँ मटीरियलिटी एंड ऑर्डर्स जो, हाँ इसका क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि ये सारे पॉइंट्स पूछ ले? हाँ वो टेस्ट में दिखाऊंगा मैं तुम्हें, अभी बता रहा हूँ चले मैं। तो टेस्ट के लिए भी तो कुछ छोड़ूं। क्वेश्चन कैसे आ सकता है पेपर, हमें टेस्ट के लिए थोड़ा ना प्रिपेयर कर रहे हैं हम। तो टेस्ट, हाँ वैसे ही आएगा ना क्वेश्चन जैसे मैं टेस्ट में दूंगा। सर दरवाजा बंद कर दो, खुद ही ढूंढना पड़ेगा ऑनलाइन। हाँ ढूंढो भाई ढूंढो। मैं तुम्हारे साथ वो शेयर कर दूं जहाँ से मैं क्वेश्चंस लाता हूँ। हाँ बिल्कुल नहीं करूँगा। उसको नहीं पता। जब आप नोट्स बना रहे होते हैं, जाग रहा होता है, सो रहा होता है? भाई मैं पूरे दिन पूरी रात नोट्स ही बना रहा होता हूँ। तू कौन सी कहो थे रात वाले? ओके सर पढ़ लो भाई पढ़ लो, इतना भी टाइम नहीं दूंगा मैं पढ़ने का, डिवीजन क्लास चल रही है।
मैडम अब आपने शार्क टैंक नहीं देखा, मैं अगला टॉपिक आपको फिर थोड़ा कम समझ तो आ जाएगा पर मज़ा फील। हाँ 17 मिनट देख लूँ, यही तो काम है मेरे को रिवीजन क्लास में। कुछ नहीं, इजी है, आप समझो, आ जाएगा इसके तो समझ। समझ तो देखो आ जाएगा, फील नहीं आएगी। फिर मैं लिंक कर लूंगी ना बाद में बाद में फील ले लेगी। अब मैं बोलने लगूंगा फिर ये कहेंगे हाँ सर ऐसे होता है, हाँ ऐसे होता है, फिर ये चुपचाप बैठी रहेगी। अच्छा होता ही होगा जब इतने लोग बोल रहे हैं तो झूठ थोड़ी बोल रहे होंगे। आर्यन इसका कचौरी का बिजनेस पिच कौन हाँ कचौड़ी का बिजनेस पिच कराएंगे ना शार्क टैंक में। आर्यन का तो पर बंद हो गया था, तो कौन पिच करेगा? चलो आज हार्दिक पिच करेगा। नहीं कर रहा। हार्दिक बिजनेस मुकुंद नहीं, मुकुंद की शक्ल पे वैसे सूट करेगा ये कचौड़ी का बिजनेस, गांजे वाला। अच्छा तो सुनो, चलो कहानी सुनते हैं आगे। जब से आर्यन बेचारे का कचौड़ी का बिजनेस बंद हुआ तो उनका जो मोस्ट प्रोमिनेंट कस्टमर था वो था मुकुंद। बहुत कचौड़ियाँ खरीदता था, यू नो द रीजन वाई। ठीक है, पानी में मिलाता होगा ना जाके, बहुत कचौड़ियाँ खरीदता। तब से बिजनेस बंद हो गया, इसका दिल टूट गया बेचारे का। तो अब मुकुंद ने सोचा भाई भीड़ तो बहुत लगी रहती थी तो मैं भी खोल लूँगा। तो मुकुंद ने कहा कि मैं कचौड़ी का बिजनेस करूँगा गांजे वाला, लेकिन पुलिस स्टेशन के सामने नहीं, पता नहीं लगने दूँगा। तो मुकुंद ने दिमाग लगा के इस तरह से बिजनेस चालू करने लगा, 1 फ्रेंचाइजी, फिर 2 फ्रेंचाइजी, फिर 3 फ्रेंचाइजी। अब इसको लगा कि पूरे देश में बिजनेस को फैलाएंगे हम तो उसके लिए क्या चाहिए? इन्वेस्टमेंट। तो हम गए शार्क टैंक पे। तो जब आप शार्क टैंक पे जाते हो तो सबसे पहले क्या होता है? हेलो शार्क्स। हेलो शार्क्स, हम आज अब आपको अपना कचौड़ी का बिजनेस दिखाएंगे और उसमें ग्रोथ इतनी शानदार। ठीक है, तो शार्क्स कहेंगे अपने बिजनेस के बारे में समझाओ। तो आप बताओगे कि क्या आपका नेचर ऑफ बिजनेस है। ठीक है, वो पूछेंगे क्या करते हो? कचौड़ी बेचते हो। आपके साथ भी कोई को फाउंडर है? कह रहा हाँ हार्दिक है ना मेरे साथ, हम दोनों ने मिलकर कचौड़ी का बिजनेस शुरू किया, पूरे देश को गांजे वाली कचौड़ी बेचेंगे हम, प्रॉफिट ही प्रॉफिट और आप इन्वेस्टमेंट देने से मना करोगे तो आपको भी 2 खिला देंगे, फिर दे दोगे आप, चेक पे साइन करा लेंगे आपसे। तो अगला सवाल वो क्या पूछेंगे? नहीं, वो पहले पूछते हैं आपके और आपके को फाउंडर के बीच में इक्विटी कितनी कितनी स्प्लिट है। ठीक है, फिर वो पूछते हैं कि आपने पहले पैसे उठाए कहीं से, अगर उठाए तो इक्विटी कितनी और डेट कितना उठाया। सही है, फिर वो आते हैं बाकी सवालों पे कि इक्विटी है ही नहीं इनके पास, अगर देने का तो हम आगे क्या करेंगे। पहले क्या पूछेंगे? इक्विटी स्प्लिट कितना कितना है। फिर क्या पूछते हैं कि क्या पहले पैसे उठाए हैं, पहले पैसे उठाए तो किस वैल्यूएशन पे उठाए हैं, कितने डेट से उठाए, कितने इक्विटी से उठाए। सही है, आओ एक बारी पेज नंबर 56 खोलो तुम। आज तुम्हें ऐसे 315 पूरा का पूरा यहीं याद कराएंगे। तुम रो रहे तो बहुत मुश्किल लग रहा है सर, मुश्किल लग रहा है, मैं तुम्हें बताता हूँ क्या। ऐसे 315 का नाम यही है, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। वो शार्क टैंक पे करते क्या? अंडरस्टैंड ही तो करते हैं बिजनेस को कि क्या है और क्या नहीं है ना। क्या बिजनेस है बोले तो ऑपरेशंस क्या आपके बिजनेस के, कीवर्ड्स याद करा रहा हूँ ये, और हेडिंग्स भी। हेडिंग है नेचर ऑफ द एंटिटी के बारे में, बिजनेस के बारे में बात करते हैं। और सबसे पहले कि क्या बिजनेस है, ऑपरेशंस क्या है, आपके और आपके को फाउंडर में इक्विटी स्प्लिट कितना है, बेसिकली ओनरशिप कितनी कितनी है आपकी, एंड कौन क्या क्या संभालता है, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कि आप सीईओ हैं, आप सीटीओ हैं, आप एटसेट्रा एटसेट्रा जो भी हैं। पहले पैसे रेज किए हैं क्या किसी से, कितना इक्विटी कितना डेट, वे द एंटिटी स्ट्रक्चर्ड एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड। ठीक है, इंग्लिश में इसको ऐसे लिख देंगे। बेसिकली उसने जो भी आपकी ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग जो भी चीजें थी पूछ ली कि भाई आप भी कहीं पे इन्वेस्ट करते हो क्या, ऑपरेशंस है, कहाँ से फाइनेंस ले रखा और कहीं पे इन्वेस्ट करते हो क्या, किसने किसने इन्वेस्टमेंट कर रखी है। नेचर ऑफ बिजनेस पूछ लिया। फिर पीयूष क्या पूछता है, सबसे फेवरेट सवाल उसका, बताओ इधर मेरे को देख के बताओ, पीयूष क्या पूछता है। अरे वीडियो भेजी थी ना मैंने तुम्हें, पीयूष का फेवरेट सवाल क्या है, आपका विजन क्या है, आपका विजन क्या है, आप अगले 10 साल में अपने आप को कहाँ देखते हैं, है ना। विजन का आएगा इंग्लिश में बोलते हैं हम ऑब्जेक्टिव, आपके बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है। विजन उसने बता दिया सर हम 100 बिलियन की कंपनी बनाएंगे। अगला सवाल क्या आएगा, अजी ये भी बता दो कैसे, कह रहे सर भारत में नशेड़ी है ही बहुत, गांजे की कचौड़ी बेचेंगे, बना लेंगे। तो उसके लिए आपने कोई स्ट्रैटेजी भी तो बनाई होगी। ऑब्जेक्टिव पूछेगा और स्ट्रैटेजी कि कैसे करोगे। तो इसने बोला सर हम न्यू प्रोडक्ट्स भी लॉन्च करेंगे, जिसको कचौड़ी नहीं खानी है उसको कैंपा में गांजा मिला के देंगे, और अपने बिजनेस की इतनी फ्रेंचाइजी खोलेंगे कि सारे देश में फैला देंगे। पहला न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करेंगे, दूसरा बिजनेस एक्सपेंशन करेंगे। सही है,
फिर इसको करने में कुछ रिस्क भी आएगा क्या, कि इलीगल है, पुलिस पकड़ के ले जा सकती है, तो ये क्या है, बिजनेस का रिस्क है। ठीक है, कि बिजनेस में कुछ रिस्क भी आएंगे, आओ पढ़ो। सेकंड हेडिंग इज ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। वो पूछता है आपसे विजन क्या है, कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या और आप कैसे अचीव करोगे, विच इज आपकी स्ट्रैटेजी क्या है। इसने जवाब दिया सर न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लॉन्च करेंगे, बिजनेस का एक्सपेंशन। लेकिन इन दोनों के बीच में बिजनेस रिस्क भी तो आएंगे, तो वो पूछेगा ना कि बिजनेस रिस्क को कैसे टैकल करोगे। कह रहे सर भारत देश है, पुलिस वाले को पैसा देंगे, वो चुपचाप बैठ जाएगा और गांजे की कचौड़ी थोड़ी सी उसको भी खिला देंगे। चलो आपने उसको अपनी बिजनेस, अपनी एंटिटी के बारे में समझा दिया, आपने उसको अपना विजन बता दिया। फिर वो क्या पूछता है, ये किसका फेवरेट सवाल है, अनुपम का फेवरेट सवाल है। क्या पूछता वो, अरे वो शादी हो चुकी है ना, ये वही अरे कचौरी उसके बाद शादी, इसका विजन लाइफ पर्सपेक्टिव। अरे वो पूछता है कि अच्छा ठीक है आपका बिजनेस, आपका विजन तो इतना बड़ा, इंडस्ट्री का साइज क्या है, है ना। इंडस्ट्री के बारे में नहीं पूछता वो कि इंडस्ट्री कितनी बड़ी है, पहले आप ये बताइए इंडस्ट्री उतनी बड़ी है क्या नहीं है। तो मुकुंद कह रहा है सर फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री, आप देखो तो सही नशेड़ियों की संख्या बढ़ती जा रही है। टिकटॉक चलाओ और नशा करते जाओ, ये भारत देश की युवा जनता कर क्या रही है। तो जब आपकी इंडस्ट्री से रिलेटेड, जैसे मैंने आपको वो वीडियो भी भेजी तो उसमें क्या था, उसने कान में कुछ टेक्नोलॉजी, पीयूष फिर से पूछता है कि भाई इंडस्ट्री में ये टेक्नोलॉजी क्या सिर्फ आपके पास है, ठीक है, आपके पास कोई अपनी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, कोई खुद की बनाई टेक्नोलॉजी है। पहली बात तो ये, वो कहता नहीं खुद की बनाई टेक्नोलॉजी तो नहीं है, तो ये वाली जो आपकी कचौड़ी की प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है ये और किस किस के पास है, ठीक है, कंपटीशन कौन आपकी इंडस्ट्री में, ये सारे सवाल आते हैं। आओ पढ़ो ऊपर, नेचर ऑफ द एंटिटी के ऊपर पिंक में लिखा हुआ है इंडस्ट्री के बारे में पूछा जाता है। हमने अब तक क्या समझा, एंटिटी के बारे में, फिर आपका विजन क्या है, तीसरा आपकी इंडस्ट्री कितनी बड़ी है। पूछेंगे सीजनल एक्टिविटी है क्या कोई, कह रहा नहीं सर ऑल ईयर लॉन्ग एवरग्रीन धंधा है। फिर वो पूछते हैं मार्केट में कंपटीशन कौन है, कह रहा सर एक आर्यन था, वो तो उसको तो पुलिस पकड़ के लेगी, अब तो मैं ही हूँ, बस मोनोपोली है हमारी। टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी जल्दी हो जाती है, कह रहे सर वो तो देख लो, बस किसी कोई कर पाता है, और हमसे अच्छी प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी है ही नहीं किसी के पास, इतनी बढ़िया बना के बेचते हैं। ठीक है, फिर अगला सवाल क्या आएगा कि चलो बिजनेस तो बढ़िया लग रहा है, इंडस्ट्री भी बढ़िया, ग्रो भी हो जाएगी, अब नंबर्स बता दीजिए आप अपने। नंबर्स बोले तो 0.1% पर। ओ वैल्यूएशन आस्क होती है, तो आस्क नंबर्स, हाँ टर्नओवर, सेल्स बता दो आप अपनी, फिगर्स क्या आपकी, कह रहा 6 करोड़ की सेल कर, हाँ। तो वो आपसे पूछेंगे कि ट्रेंड क्या चल रहा है, मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या आपकी, केपीआईज क्या आपके, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, ठीक है, पीरियड ऑन पीरियड परफॉर्मेंस कितनी है आपकी, पिछले साल मंथ ऑन मंथ ग्रोथ क्या है, और इस साल कितने में क्लोज करेंगे आप, पूछता है ना वो, अब तक कितना होगा, इस साल कितना एक्सपेक्टेड है, फोरकास्ट। समझ लिया क्या क्या समझा हमने, ऐसे 315 तुम्हारा पूरा खत्म करा दिया मैंने यहाँ पे। पहला हमने समझा नेचर ऑफ द एंटिटी, 3-4 सवाल पूछेगा, फिर विजन क्या आपका, कितना बड़ा बनाओगे, फिर इंडस्ट्री का साइज क्या है, ऊपर आएंगे इंडस्ट्री का साइज, फिर हमारी कंपनी के फाइनेंशियल्स बता दो, अब तक आपने क्या किया, कितना क्लोज करना चाहते हो, मंथ ऑन मंथ परफॉर्मेंस क्या है। ये चारों चीजें शार्क्स पूछते हैं, लेकिन हम हैं सीए स्टूडेंट, हम एक चीज और पूछ लेंगे, क्या, कि आपने जो नंबर्स बताए हैं उनके लिए जो अकाउंटिंग पॉलिसीज जो आपने लगाई हैं वो सही लगाई हैं, ऐसा तो नहीं बायजूस की तरह आपने कुछ भी करके सारा रेवेन्यू बढ़ा दिया, ठीक है। तो हम शार्क से एक स्टेप ज्यादा इंटेलिजेंट, हम उससे पूछेंगे कि जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई हैं वो अप्रोप्रिएट है, सही है, और कंसिस्टेंट होनी चाहिए एएफआरएफ और इंडस्ट्री के हिसाब से, सही है। हो गया इससे 315। आओ एक बार ऊपर पढ़ा दे तुम्हें कि सर ने यही पढ़ाया और कुछ नहीं पढ़ाया। पेज नंबर 54। अरे पानी दी, कोई नहीं इसके पास होगा, रुक जा बैठ जा। एक पेज पे लिख रखा क्या मैंने हाथ से सिर्फ, फिर गलत तो कोई बात नहीं, छोड़। मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज डाल दे, मैं ठीक कर दूंगा। तन्नू कह रही है मम्मी का फोन आया कि मम्मी मैं क्लास में, अभी बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रही है अभी इन्वेस्टमेंट मिलेगी, आप फोन रख दो, बाद में करेंगे बात
मम्मी आप नहीं बढ़ाने दे रहे मेरा धंधा वरना अभी तक तो मैं बन जाती करोड़पति। ये तो रोज में नहीं है अभी तो। ये बैक हैंड में काम कर रही है मेरी टेक्नोलॉजी टीम में ऐप डेवलपमेंट। मैं ये वो है सेल्समैन सेल्स वुमेन कि सर कचौड़ी खाओगे मैडम आप कह रही हैं तो क्यों नहीं खाएंगे यस सर एक खा के सर एक ही खा के देखो फिर आप वापस आओगे हमारे पास खुद से। और मैंने तुम्हारे नोट्स में एक चीज़ और ऐड कर दी जो हार्दिक मेरे को उस दिन कह रहा था कि वो मेमोरी टेक्निक आपने आगे लिखी है पहले बतानी चाहिए थी या फिर ये चीज़ आगे लिखी है। तो मैंने 54 नंबर पेज पे आओ मैंने लिख दिया हर एक टॉपिक से पहले जहाँ पे भी आगे मेमोरी टेक्निक है या फिर वो भी है ताकि आप मेमोरी टेक्निक एक बार देख लो और फिर टॉपिक्स फटाफट पढ़ पाओ। ठीक है 54 पेज नंबर ब्रो यस यही वाला यही तो है। ज़्यादा ही नशे वशे करके आएगा तू पेज नंबर भी नहीं देख रहा तेरे को। टेस्ट करके आओगे बस ब्रो क्लास से पहले क्लास के बाद करा कर बिजनेस अभी प्रोडक्ट टेस्टिंग अभी मत कर। गांजा टेस्ट करके आया कि सर ज़्यादा नशीला है कि कम नशीला। हाँ पानी में भी तो डालता है भाई अभी नया प्रोडक्ट लॉन्च करेगा ना पानी की वाटर स्पार्कलिंग वाटर। क्लास के बाद फिर रिसर्च कर लेना। सुनो अब सुनो चलो अब पढ़ते हैं एक बारी फटाफट पढ़ेंगे। रुको अब फटाफट पढ़ेंगे कीवर्ड्स पढ़ाऊंगा और हेडिंग्स पढ़ाऊंगा। ठीक है अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। सबसे पहले हम अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी में क्या समझेंगे इंडस्ट्री के बारे में समझ रहे हैं। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट कैसा है सप्लायर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्या रहा है और टेक्नोलॉजी कैसी है प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी कैसी है क्या सीजनल धंधा तो नहीं है मार्केट में कॉम्पिटिशन कौन कौन है सही है। रेगुलेटरी फैक्टर अदर एक्सटर्नल फैक्टर पे 2 मिनट में आते हैं वापस एक बारी अगले पेज पे आ जाओ। नेचर ऑफ द एंटिटी हमने इंडस्ट्री के बारे में समझ लिया। नेचर ऑफ द एंटिटी की सर आपके ऑपरेशंस क्या है ओनरशिप और गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है कि कौन क्या करता है कितना इक्विटी स्प्लिट है। इन्वेस्टमेंट आपने पहले उठाई है क्या द वे द इन्वेस्टमेंट यहाँ पर है कि क्या आप कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हो क्या आपकी कोई सब्सिडरीज हैं क्या। ठीक है एंड क्या आपने पहले पैसा उठाया द वे द एंटिटी इज स्ट्रक्चर्ड उठाया तो कितना इक्विटी कितना डेट एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड। सही है हमें ये क्यों समझना चाहिए ऑडिटर को ये क्यों समझना चाहिए ताकि उसको समझ में आए कि कोई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है क्या कि आपने बहुत 10 जगह इन्वेस्टमेंट कर रखे तो वो एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर हो गया। और ओनरशिप एंड रिलेशन ताकि उसको पता चले रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन क्या है कि जहां पे आपने इन्वेस्टमेंट कर रखे है जिससे आपने इन्वेस्टमेंट ले रखी है अब वो आपकी रिलेटेड पार्टी हो गई तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन जानना चाहता है वो। एग्जाम्पल आपने 11वीं क्लास में कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ा था उसमें क्या होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी फाइनेंसिंग एंड ऑपरेटिंग 3 चीजें होती हैं वही चीजें लिखी हुई हैं एग्जाम्पल के नाम पे। ऑपरेशन समझेगा ये तो हमने समझ लिया नेचर ऑफ द एंटिटी में इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी फाइनेंसिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ठीक है ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग और एक एक्स्ट्रा है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तीसरा हमने एज एन ऑडिटर एक चीज एक्स्ट्रा समझी थी एंटिटी का एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज कि वो अप्रोप्रिएट है ना और वो कंसिस्टेंट भी होनी चाहिए विद AFRF एंड विद इंडस्ट्री। सही है एक चीज हमने और समझी थी विजन क्या है ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी। ठीक है तो यहाँ पर ये बताता है कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है ओवरऑल प्लान्स ऑफ द एंटिटी कि सर पूरे देश में फैला देंगे। स्ट्रैटेजी क्या होता है अप्रोच कि कैसे फैलाओगे बाय विच एंटिटी अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव इंटेंट टू अचीव इट। इसमें पहले पैराग्राफ में बता रखा है ऑब्जेक्टिव क्या है स्ट्रैटेजी क्या है दूसरे में बता रखा है बिजनेस रिस्क होता क्या है और क्यों समझना चाहिए। ठीक है बिजनेस रिस्क इज ब्रॉडर देन द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट दो इट इंक्लूड्स द लैटर। बिजनेस का रिस्क ये भी है कि धंधा बंद हो जाएगा पुलिस पकड़ के ले जाएगी और बिजनेस का रिस्क ये भी है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंफॉर्मेशन गलत हो जाएगी। ऑडिटर किस रिस्क के साथ कंसर्न है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के रिस्क के साथ। तो ये बता रहे हैं कि बिजनेस रिस्क ब्रॉडर होता है उसके अंदर ऑडिटर हाँ और क्यों समझना चाहिए ताकि गोइंग कंसर्न और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिस्क को समझ सके कंट्रोल्स देख सके। क्या क्या सवाल पूछे थे उन्होंने आपके विजन के लेके कि आपका इतना बड़ा विजन तो है पर क्या आपके पास प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी है। तो इसने कहा था कि हम नहीं स्ट्रैटेजी क्या है आपकी। तो ये कहता है कि न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लॉन्च करेंगे एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस करेंगे। ठीक है एग्जाम्पल में लिखा हुआ है मिल गया। और उन्होंने पूछा था फिर क्या एक्सपेंशन करोगे न्यू बिजनेस लॉन्च करोगे तो रिस्क क्या कहेंगे बिजनेस रिस्क के बारे में। लास्ट हम आ गए
एंटिटी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, उन्होंने कहा था कि अपने नंबर्स बता दीजिए। तो ऑडिटर क्या क्या देखेगा, एग्जाम्पल में देखो, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, पीरियड ऑन पीरियड परफॉर्मेंस, फोरकास्ट इस साल कितने में क्लोज करोगे, क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट की जो आप बता रहे हो सच बता रहे हो ना, क्रेडिट रेटिंग कैसी है आपकी, अभी आई थी ना कि नहीं, कि सर मेरा क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है मैं वापस दे दूंगी, वो तो बहुत वायरल हुई थी। ये सब ऑडिटर क्यों समझना चाहेगा, उनको तो इन्वेस्ट करना है। ऑडिटर इसलिए समझना चाहेगा कि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट है, हर साल ग्रो ही हो रही है, यानी कि एंटिटी पे प्रेशर होगा, एम्प्लॉइज पे प्रेशर होगा, और प्रेशर में वो फ्रॉड भी कर सकते हैं, गलत काम कर सकते हैं, रिस्क ऑफ मेटेरियल मिस्टेकिंग बढ़ जाएगा। ये बात लिखी हुई है, दिख रहे हैं ऑरेंज में लिखी हुई, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस से प्रेशर बढ़ता है और फ्रॉड के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ये था आपका ऐसे 315। सर बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आओ एक बार पहले इंडस्ट्री वाले पे वापस आओ, जिसको लेकर तुम सर कहते कि सर कुछ समझ नहीं आया सर, ये नहीं वो नहीं। ये जो नीचे मैंने हाथ से लिख रखा है, ठीक है, आओ इसको पढ़ते हैं। इंडस्ट्री में 3 चीजें समझेगा, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट, सप्लायर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्यों समझना चाहेगा, ताकि वो जानना चाहेगा कि भाई कंपटीशन कौन है आपका। सप्लायर एंड कस्टमर इसलिए समझना चाहेगा कि भाई सीजनल एक्टिविटी है क्या, ठीक है, या फिर डिपेंडेंस ज्यादा है क्या। और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कितनी जल्दी होती रहती है और आपकी टेक्नोलॉजी कितनी अच्छी है, प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी, ठीक है। ये इसके एग्जाम्पल हैं और कीवर्ड्स हैं, इतना ही याद कर लोगे तो भी बहुत है, पूरा पूरा नहीं लिखना पेज। 3 मार्क्स का या 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। मैंने आपको एग्जाम्पल भी दे रखे हैं कि कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्यों समझना चाहेगा, कंपटीशन क्यों समझना चाहेगा, कि अगर कंपटीशन अच्छा परफॉर्म कर रहा होगा तो आप रेवेन्यू मैनिपुलेशन कर सकते हो अपने फाइनेंशियल टारगेट्स को मीट करने के लिए, सामने लिखा हुआ है। सीजनल एक्टिविटी या फिर सप्लायर कस्टमर के साथ रिलेशनशिप क्यों समझना चाहेगा, कि मेजर डेटर या मेजर कस्टमर है और वही बैंकरप्ट हो गया तो आपके गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट पड़ सकता है, मटेरियल हो जाएगा वो। एंड टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट, कि आपकी जो इंटेंजिबल एसेट्स थी उनका इम्पेयरमेंट होना, कि भाई अब उस टेक्नोलॉजी को कोई यूज ही नहीं करता तो आपको उसकी वैल्यू कम करनी पड़ेगी, ठीक है। आपका कोई सॉफ्टवेयर था, सॉफ्टवेयर इज एन इंटेंजिबल एसेट, अब उसको कोई यूज ही नहीं कर रहा, कोई नया सॉफ्टवेयर आ गया मार्केट में, तो अब आपकी वैल्यू कम हो जाएगी तो आप उसको कम करोगे। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में स्टेटमेंट हो सकती है। रेगुलेटरी फैक्टर्स, रेगुलेटरी फैक्टर्स में क्या समझेगा, AFRF की अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या लगाते हो वो तो समझता ही है। एंड लीगल एंड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, लीगल में क्या समझेगा कि आपकी इंडस्ट्री पे क्या क्या रेगुलेशंस लगती है, क्या क्या लेजिस्लेशन के रूल्स हैं, ताकि वो देख सके कि आपने वो फॉलो किए हैं और फाइन तो नहीं लग रहा, कहीं एंटिटी तो नहीं बंद हो जाएगी आप फॉलो नहीं कर रहे रूल्स को, ठीक है। और गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या है, टैक्सेशन लॉस क्या है, ताकि वो कैलकुलेट कर सके कि भाई सही आपने लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ, इजी। एंड एक लास्ट चीज है अदर एक्सटर्नल फैक्टर्स, इसके ऊपर ही जस्ट, उसमें समझेगा इकोनॉमिक कंडीशंस, इंटरेस्ट रेट एंड इन्फ्लेशन। हो गया इससे 315। एक बारी फटाफट रिवाइज करा दो। क्या 5 सवाल पूछते हैं वो तो 4 ही पूछते हैं, हम 5 पूछेंगे। पहला नेचर ऑफ द एंटिटी, करते क्या हो, ऑपरेशन क्या है, फिर विजन क्या आपका, ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रैटेजी कैसे अचीव करोगे, बिजनेस एक्सपेंशन करोगे, न्यू प्रोडक्ट टेक्नोलॉजी और उसमें बिजनेस रिस्क आएंगे। हमने बिजनेस समझ लिया, विजन समझ लिया, बढ़िया लग रहा है। फिर हम पूछेंगे इंडस्ट्री क्या है, इंडस्ट्री का स्कोप कितना है, मार्केट में कंपटीशन कौन है, डेवलपमेंट प्रोडक्ट की टेक्नोलॉजी कैसी कैसी है। फिर इंडस्ट्री भी बढ़िया लग रही है, अब अपने नंबर्स बता दीजिए। नंबर्स में क्या क्या पूछेगा, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर, रेशियोज, ट्रेंड्स, पीरियड ऑन पीरियड ग्रोथ, इस साल कितने में क्लोज करोगे, बेसिकली फोरकास्ट, ठीक है। और हम एज अ CA स्टूडेंट क्या पूछेंगे, एक सवाल और, कि आपने जो अकाउंटिंग पॉलिसीज लगाई हैं वो सही है क्या नहीं है। नंबर्स तो आपने बढ़िया बता दिए, एकदम अकाउंटिंग पॉलिसी में झोल कर दिया, सही है और कंसिस्टेंट भी है AFRF और इंडस्ट्री के हिसाब से, सही है, इजी। अब तो नहीं रोगे। पढ़ लो, ये ऐसे 315 हो गया कंप्लीट। एक लास्ट वो जो 56 नंबर पेज है उसमें एक लास्ट टॉपिक है, वो भी तुम्हें बता देता हूँ, आ जाओ। कल व्हाट्सएप ग्रुप में पता क्या हुआ, बच्चे ने मैसेज पोल डाला कि हु इज़ द बेस्ट टीचर फॉर ऑडिट, 4 टीचर के नाम डाल दिए, उसमें मेरा नाम नहीं था, ठीक है। हाँ, मेरा तो कोर्स ही नहीं है ना भाई, तो वो इसलिए पूछ रहा था कि उसको खरीदना था, तो मेरा तो कोर्स ही नहीं है अभी,
तो उसने मेरा नाम डाला नहीं, तो एक नीचे बच्चा लिख रहा है जिस थाली में खाया उसी में होल कर दिया, और होल की स्पेलिंग क्या है, WHOLE। चिराग सर का नाम तो डाला ही नहीं। अब मैं उसको करेक्ट भी नहीं कर सकता ग्रुप में। मैं कहा एक तो वो मेरी साइड ले रहा है, मैं उसी को करेक्ट करूं कि भाई तेरी स्पेलिंग गलत है। कह रहा मैं जा रहा हूँ ग्रुप छोड़ के आपका। जिस थाली में खाया उसी में होल कर दिया। ऑटो करेक्ट हो गया और जल्दी में। हो भी सकता है। भाषा और मैसेज ना बढ़ जाए, फटाफट डाल दो चिराग कर सर। वो अपनी आपस में लड़ाई कर रहे होते हैं वो ग्रुप में, तो देखते दिस इज बेस्ट दी बेस्ट। अच्छा देखो, आशिक भी चल रही है। सुनो सुनो सुनो, है कब देखा नहीं? मैं तेरे को एडमिन बनाऊंगा भाई, ऐसे निकाल दियो ग्रुप में से लोग, ये सब नहीं चाहिए मेरे को ग्रुप में। अच्छा सुन, की बात हो रही है। देखो एक मिनट रुको रुको रुको। मैं नहीं हूँ उसमें। मैं भी नहीं हूँ। अरे वो तुम लोग के लिए नहीं, ऐसे आम जनता के लिए, यूट्यूब वाली जनता के लिए। वो क्या कर रहा है? आज सुनो, अरे इसको लिखा। भाई मेरी क्लास का बढ़ने दो आगे, रिवीजन करा रहा हूँ मैं। बच्चा देगा सर इतना क्या डिटेल में बता रहा हूँ। सुनो, अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। अंडरस्टैंड क्यों करना चाहता है वो, और ये कह रहे हैं कि एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होता है, जैसे जैसे धंधा बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस समझ में आता है। क्यों अंडरस्टैंड करना चाहता है, ताकि उसको एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मिले किन किन चीज़ों का, कि रिस्क क्या क्या है, मटीरियलिटी क्या रखनी है, अकाउंटिंग पॉलिसी सही है क्या नहीं है, कहाँ कहाँ पर स्पेशल कंसिडरेशन देने की जरूरत है, जैसे कि रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन एटसेट्रा, और अब एविडेंस कितना लेना है। ईजी। ऐसे 315 यहाँ पे तुम्हारा फुल स्टॉप टोटल खत्म हो गया। फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? अरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है कि एक पॉइंट मिल जाए ना कि भाई इसके हिसाब से अगर ज़्यादा रिस्क है तो मैं ज़्यादा मटेरियलिटी रखूँ, ज़्यादा चेक करूँ, ज़्यादा एविडेंस लूँ। इसके बेसिस हाँ, बेसिस पे हिसाब से। ये स्लैंग वाले वर्ड है, मतलब इसका प्रॉपर हिंदी अनुवाद नहीं है मेरे पास। हाँ अभी तो भाई एक ही टॉपिक खत्म किया है, मज़ा नहीं आ रहा क्या? वही बिठा दो, वही लाइव क्लास दे। मैं सोचा भाई अभी से बोर हो गया, अभी तो मज़ा आ रहा क्लास में। नहीं सर, ऑफिस की चाबी किसके पास है? सुनो, अब एक मिनट ये सुन लो कि मैं तुम्हें सिर्फ एक ऊपर ऊपर से डॉट्स का